स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मेगास्थनीज के इंडिका से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेगास्थनीज के इंडिका के आधार पर मौर्य साम्राज्य का वर्णन। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यूनान सामंत सेल्यूकस ने जब भारत में राज विस्तार के नीति से 305 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण किए थे तो उस समय वह चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी और इसी संधि के शर्त के आधार पर उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजे थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहे थे और उन्होंने भारत में जो भी कुछ देखे थे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका विस्तृत विवरण करके लिखे थे। शाही राजदूत होने के नाते मेगास्थनीज का भारतीय समाज में से सामाजिक और भौगोलिक रूप से सीमित संपर्क था। यद्यपि इंडिका का मूल पाठ खो गया है, इसके अंश डायोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, कोलोडियस एलियानस जैसे बाद के यूनानी और रोमन लेखकों द्वारा इसे संरक्षित किए गए हैं। इनके विवरण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। यह गंगा और सोन के नदी के संगम में बसा हुआ था, जो एक गहरी खाई और लकड़ी के दीवार से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील था। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज बने हुए हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की भव्यता की तुलना सूसा जैसे फारसी स्थलों से किए थे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के निजी जीवन और उनके महल की भव्यता का भी विस्तृत विवरण किया है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त असाधारण वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। उनका महल अपनी सुंदरता में अद्वितीय था। चंद्रगुप्त अपनी सुरक्षा कारणों से कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मेगास्थनीज के अनुसार राजा के पास असीमित शक्ति थी और वे जासूस के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपने साम्राज्य की पूरी जानकारी रखते थे। चंद्रगुप्त हमेशा अपनी मंत्री परिषद के परामर्श के लिए उपलब्ध रहते थे। इस तथ्य की पुष्टि अर्थशास्त्र और अशोक के छठे शिलालेख में भी मिलती है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य 4 मुख्य प्रांत तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी में विभाजित था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन प्रांतों के प्रमुख वायसराय होते थे, जो अक्सर शाही परिवार के सदस्य बनते थे, जो केंद्र की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और कर वसूल का कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य में नगर का मुख्य अधिकारी पौर या नागरिक होते थे, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इनका कार्य नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और कर वसूल करना था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए 30 सदस्यों की नगर सभा होती थी, जो भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए 6 समिति में बटी होती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम शिल्पकला समिति, जिसकी कार्य शिल्प कलाओं की देखभाल करना, सामान की शुद्धता बनाए रखना और वस्तुओं का निरीक्षण करना और शिल्पकारियों के प्रशिक्षण देना आदि व्यवस्था इनका करना था। दूसरे विदेशी यात्री समिति, जो विदेशियों की देखभाल करती थी, उनके निवास, भोजन, औषधि आदि का प्रबंध करने के अलावे उनकी गतिविधियों का भी निरीक्षण करते थे और यदि किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी अंतिम संस्कार के साथ उनके संपत्ति और उनके अधिकारी को सौंपने का भी काम करते थे। तीसरी जनगणना समिति, जो जन्म मरण के आंकड़े को इकट्ठा करते थे। चौथी वाणिज्य समिति, जो व्यापार पर नियंत्रण, नाप तोल के पैमाने, बाटों का नियंत्रण रखते थे। 5वां उद्योग समिति, जो व्यक्तिगत तथा कारखाने द्वारा बनाए गए वस्तुओं की देखभाल तथा मिलावट एवं अनुचित तरीके से लाभ उठाने वाले को दंड देते थे। छठा
कर समिति जो वस्तुओं के बिक्री तथा कर और चुंगी वसूल करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए भी 30 अधिकारी की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में विभक्त थी। पहला नौसेना, दूसरा यातायात और रसद सामग्री सेना, तीसरा पैदल सेना, चौथा घुड़सवार सेना, पांचवा रथ सेना और छठा हाथी सेना। हालांकि मेगास्थनीज ने नौसेना का उल्लेख किए हैं, लेकिन अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इंडिका के अनुसार 5 प्रकार के दुर्ग थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और मुरु दुर्ग। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दंड विधान बहुत कठोर था। साधारण अपराध के लिए यद्यपि जुर्माने लिए जाते थे, किंतु शिल्पकारियों को चोट पहुंचाने वाले और बिक्री कर न देने के कारण प्राणदंड की सजा थी। व्यभिचार और विश्वासघात के लिए अंग विच्छेद का दंड था। अपराधियों को अपराध स्वीकार कराने के लिए भी तरह तरह के यातनाएं दिए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार राजा के शासन व्यवस्था में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद थी। हालांकि सम्राट मंत्रिपरिषद के निर्णय और परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं थे। मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के जातियों का वर्णन किया है: ब्राह्मण, कृषक, कलाकार, व्यावसायिक, सिपाही, निरीक्षक और सलाहकार। ब्राह्मण, यद्यपि संख्या इनकी कम थी, फिर भी इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किसान की संख्या सबसे अधिक थी और इन्हें जनहितैषी माना जाता था। ये लोग खेती करते थे। पशुपालक, यह लोग बंजारे वर्ग के होते थे जो पशुओं को पालते थे और उसका व्यापार भी करते थे। कारीगर और व्यापारी वर्ग विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते थे और अपने काम पर कर अदा करते थे, सिवाय उन लोगों के जो हथियार बनाते थे, जिन्हें राज और भुगतान दिया जाता था। सैनिक, उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। उनका पूरा भरण पोषण राजा के खर्च पे होता था। पर्यवेक्षक, यह देश में हर चीज़ की निगरानी करते थे और राजा या अधिकारियों को रिपोर्ट देते थे। सलाहकार और मूल्यांकनकर्ता, यह सबसे छोटा वर्ग था लेकिन सबसे सम्मानित वर्ग था, जिसमें बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे जो राजा को सलाह देते थे, और सेनापति और मुख्य मजिस्ट्रेट जैसे उच्च पदों पर ये लोग आसीन होते थे। शूद्रों के नीचे चंडाल तथा मल्लेच्छ होते थे जो अछूत माने जाते थे। मेगास्थनी, एरियन और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा कायम नहीं थी। मेगास्थनी के अनुसार विवाह और व्यवसाय वंशानुगत प्रकृति के थे। विवाह अपने जाति वर्ग के अंदर किए जाते थे। इंडिका के अनुसार अरिस्टोनोमई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे। दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित करते थे। इंडिका मौर्य काल के समय भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पश्चिमी स्रोत है। भले ही यह यूनानी दृष्टिकोण से लिखा गया है, फिर भी इंडिका पुस्तक मौर्य साम्राज्य और उस समय के भारतीय स्थिति को समझने में सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। मेरा इंडिका से संबंधित यहीं तक वीडियो था। थैंक यू।